हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, क्योंकि इस दौरान हमें घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है, और इसके साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हम हर हफ्ते मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वैसे ही हम इस बार भी मिल रहे हैं एक नए चैप्टर को लेकर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप सभी, हम सभी अपने अपने घरों में बहुत ही आराम से जितने हमारे त्यौहार होते हैं वो सारे त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, ईद हो या फिर क्रिसमस का त्यौहार हो। ये सारे त्यौहार हम अपने घरों में शांति से बैठे आराम से मनाते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं और अचानक कोई दूसरा देश हम पर हमला कर दे, क्योंकि हम तो बेफिक्र होकर अपने घरों में बैठे हैं। तो हम किसके बल पर या किस पर विश्वास करके अपने घरों में इतनी बेफिक्री से बैठे रहते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे घरों पर आक्रमण नहीं होंगे, कोई भी दूसरा देश हम पर आक्रमण नहीं करेगा। ये सारे जो हम बेफिक्री दिखाते हैं, विश्वास दिखाते हैं, ये किस पे करते हैं? बिल्कुल, ये हम अपने देश की सेना पर करते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि हमारे देश की जो सेना है वो हर जगह पर डटी हुई रहती है। वो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए हर समय तैनात रहती है, और उन्हीं की बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित होकर अपने जितने सारे त्यौहार हैं वो आसानी से मना सकते हैं, है ना। तो बड़ी बात हुई ना कि बॉर्डर पर कोई हमारे लिए खड़ा है और हम अपने घरों में एकदम चैन की नींद सो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं वो बहुत बड़े हैं, है ना, और उनमें हिम्मत और ताकत कहीं ज़्यादा है, तभी तो वो दुश्मनों का सामना करने के लिए वहाँ पर डटे हुए हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल हमारे सेना के ऊपर ही है, हमारी भारतीय सेना के ऊपर है। वो भारतीय सेना जो हमें बिल्कुल उसी हिमालय की तरह सपोर्ट करती है। जो हिमालय हमें दूसरे देशों के आक्रमण से बचाता है, वैसे ही ये भारतीय सेना हमें दूसरे देशों की सेनाओं के आक्रमण से बचाती है। हिमालय भी अपनी जगह पर ढाल बनकर खड़ा रहता है भारत के लिए, और हमारी भारतीय सेना भी हमारे लिए ढाल बनकर बॉर्डर पर खड़ी रहती है। तो हमारा आज का पाठ हमारी इसी भारतीय सेना के ऊपर है। और अच्छी बात है कि हमारा 15 अगस्त भी आने वाला है, तो हमें इसी बातों से इस पाठ के दौरान अपने भारतीय सेना के बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, और वो बातें आप रिलेट कर पाएंगी। जब आप 15 अगस्त या 26 जनवरी की परेड देखते हैं, झांकियाँ देखते हैं, तो आप लोग बहुत सारी बातें नोट करते होंगे। तो इस चैप्टर के दौरान भी आप उन्हीं सारी बातों को नोट करेंगे। आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपने भी हाल फिलहाल में सुना होगा ना कि भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण क्षण रहा कि भारत के हवाई दस्ते में राफेल जैसे विमान अब शामिल हो गए हैं। अब दुश्मनों के मुकाबले के लिए हम लोग के पास एक बहुत ही बेहतरीन विमान है, लड़ाकू विमान राफेल। इसके अलावा भी बहुत सारे विमान भारतीय वायुसेना के दस्ते में हैं। तो ये भी तो हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं हैं जो हमारे सेना से संबंधित है। ऐसी बहुत सारी खबरें आप टेलीविज़न पर या न्यूज़ पर देखते और सुनते रहते होंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी भारतीय सेना के बारे में कि हमारा चैप्टर कौन सा है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, और हम उसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गौरवशाली भारतीय सेना। इस चैप्टर के दौरान हम अपने सैनिकों के बारे में पढ़ेंगे, हम अपनी सेना के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पर वो हमारे गर्व होते हैं, वो बिना किसी डर के सरहद की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, है ना, और यहाँ तक कि वो अपनी जान देने से भी नहीं डरते, है ना ये बात। अगर वो अपनी जान देने से डरते तो वो बिल्कुल बॉर्डर या सरहद पर नहीं जाते। इसका मतलब है उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, तभी तो वो दुश्मनों का सामना करने के लिए बॉर्डर पर या सरहद पर तैनात रहते हैं। तो आप लोगों ने ये भी पता होगा आप लोगों को कि हमारा जो भारत है, भारत में बहुत सारे रत्न होते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, लेकिन भारत का जो सर्वोच्च रत्न है, जो सबसे बड़ा जो मेडल होता है, वो है हमारा परमवीर चक्र। आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा।
परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च रत्न माना जाता है। अर्थात ये चक्र जिसे मिलता है उसे भारत में सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। लेकिन ये चक्र लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस चक्र के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो ये होती है कि आप वीरों की वीर होनी चाहिए। परमवीर यानी सबसे बड़ा वीर, बिल्कुल एकदम बहादुर होना चाहिए वो इंसान। और दूसरी बात कि परमवीर चक्र हमेशा मरणोपरांत ही मिलता है, यानी जो लोग किसी वजह से शहीद हो जाते हैं उन्हें ये चक्र मिलता है। इसके अलावा ये चक्र, ये सम्मान और किसी को नहीं मिलता। और आपको जानकर गर्व होगा कि हमारी जो भारतीय सेना है उसमें ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसे बहुत से वीर और बहादुर सैनिक हैं जिनके नाम से भारतीय सेना भरी पड़ी है, जिन्हें हमारे सरकार द्वारा परमवीर चक्र दिया गया है। और ये चक्र उन्हें उनकी बहादुरी के सम्मान में दिया गया है। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो लड़ाइयाँ लड़ते हुए वो वीरता को प्राप्त हुई। उन्होंने अपना नाम अमर किया, तब जाकर उन्हें ये परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के वीर परमवीर चक्र पाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उनमें हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है और वो किसी भी मुश्किल का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, गौरवशाली भारतीय सेना। भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है। यह वीरता, साहस और बलिदान की जीती जागती मिसाल है। यह राष्ट्र के सम्मान की रक्षक और हमारी विशाल सीमाओं की प्रहरी है। हमारी सेना भारत की शान है। हमारी सेना देश पर आने वाले सभी खतरों से हमें बचाकर रखती है। जब कोई शत्रु हमें आंख दिखाता है तो हमारी सेना उस शत्रु का सिर कुचल देती है। बाढ़, सूखा, भूकंप, आंतरिक संकट आदि स्थितियों में सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। विश्व शांति अभियानों में भी हमारी सेना भारत के लोगों को गर्व करने का अवसर प्रदान करती है। हर स्थिति में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना दुनिया में बेमिसाल है। तो ये पहला जो 2 पैराग्राफ है इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे भारतीय सेना के गौरव के बारे में बताया गया है कि हमारी भारतीय सेना वीरता, साहस की जीती जागती मिसाल है। जो भी कोई दुश्मन हमारे सरहद पर आंखें दिखाता है, हमारी भारतीय सेना डट कर उसका सामना करती है और उसे बहुत अच्छी तरह से जवाब देना जानती है। इतना ही नहीं, बाढ़, सूखा, भूकंप और आंतरिक संकट यानी ये जो अलग अलग तरह की मुसीबतें आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इस समय भी भारतीय सेना हमारे लिए वो सारे काम करती है। सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए नहीं, प्रकृति के बहुत सारे विध्वंसक रूपों में भी भारतीय सेना हमारे साथ रहती है। जब जब हम किसी भी परेशानी से गुजरते हैं, सेना हमारा साथ देती है, वो हमारा बचाव करती है। तो इस तरह हमारी जो सेना है वो हमारी हर स्थिति में संकट मोचक यानी जो संकट से बचा कर लेकर जाए, हर संकट का समाधान करे, संकट मोचक की भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इसके अतिरिक्त भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल आदि सहायक सैन्य बल भी देश की सुरक्षा में अपना अपना योगदान देते हैं। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का भी गठन किया गया है। तो इस वाले पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हमारी भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होते हैं हमारे थल सेना यानी जो जमीन से जुड़े हुए मसले को हल करती है। उसके बाद आते हैं नौसेना पर, यानी समुद्री ताकतों को जो आजमाती है, यानी जो समुद्र से संबंधित, पानी से संबंधित हमारी जो समस्याएं होती हैं, दुश्मनों के हमारे जो हमले होते हैं उनको संभालती है। और उसके बाद आती है वायुसेना, यानी हमारा दुश्मन सिर्फ हम पर जमीन और जल से ही आक्रमण नहीं करते, वो आसमान से भी आक्रमण कर सकते हैं। तो आसमान के लिए
वायुसेना को चौकन्ना किया जाता है। तो ये तीनों सेनाएं तीनों जगहों से हमारी सुरक्षा करती हैं, इसीलिए हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। इसके बाद आते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे सेना होती हैं, जैसे भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल इत्यादि। ये सारी सेनाओं के अलग अलग दस्ते हैं और ये सारे दस्ते भी अपने काम उतनी ही सफाई से करते हैं जितने बाकी दस्ते करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी उनका रुतबा सबसे ऊंचा होता है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में आते हैं। भारतीय सेना के लगभग 15 लाख जवान आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। हमारे जवानों की संख्या चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक है। हमारी सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी है। भारतीय सेना की क्षमता आज़ादी के बाद हुए 5 युद्धों में अच्छी तरह सिद्ध हो गई है। हमारी सेना ने 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध लड़े। 1999 में हुआ कारगिल का सीमित युद्ध पाकिस्तान से ही हुआ था। इन सभी लड़ाइयों में हमारी सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारत का 1962 में चीन से एक बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हमारी सेना देश की रक्षा के लिए बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी। तो इन 2 पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि भारत की जो सशस्त्र बल होती है, थल सेना, जो जमीन से जुड़े हुए हमारे जितनी सारी दिक्कतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करती हैं। तो उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कहा गया है कि भारतीय सेना के लगभग 15 लाख जवान जो है वो आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं, यानी जो मॉडर्न उनके पास वेपन्स है वो सारे उनके काम आते हैं और सबके पास अभी आधुनिक हथियार मौजूद हैं जिनसे वो दुश्मनों से ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ पाते हैं। और भारतीय सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। हमारे जवान संख्या में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जनसंख्या में। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी सेना में उतनी ही होती है, दोनों बराबर होती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आपको फिल्में देखते होंगे आप लोगों ने उसमें ज़रूर ध्यान दिया होगा। उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में बताया गया है, जैसे पाकिस्तान से 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1948 में, 1965 में और 1971 में। और इन तीनों लड़ाइयों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, यानी उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, सीमित युद्ध, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ था। और आपको तो पता ही होगा कि कारगिल का युद्ध कितना महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में हमारे देश ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, लेकिन साथ ही साथ अपने बहुत सारे वीर जवानों को भी खोया। और बहुत सारे कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनमें से बहुत सारे जवानों को परमवीर चक्र भी मिला है। आप इन सारी बातों के बारे में YouTube या और किसी भी सहायक जगह से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। 1962 में चीन से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में भी भारतीय सेना ने अपनी अभूतपूर्व प्रदर्शन का हमें परिचय दिया था। उन्होंने बहुत ही बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए देश के हर हिस्से के नौजवान लालायित रहते हैं। इनके लिए उन्हें शारीरिक तथा लिखित परीक्षा देनी होती है। इस तरह हजारों नौजवानों को भारतीय सेना में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग अलग परीक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। सेना में शामिल होने के लिए नौजवानों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। युद्ध की स्थितियों में उन्हें दुश्मनों से लोहा लेने के तरीकों का अभ्यास कराया जाता है। तो सबसे पहले बात थल सेना की हो रही है। यहाँ पर थल सेना में कैसे भर्तियाँ होती हैं, कैसे जवान थल सेना में जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया बताई गई है। तो भारत के जो अधिकतर जो नौजवान होते हैं, यूथ होते हैं, वो भारतीय सेना में जाने के सपने देखते रहते हैं। क्यों ना देखें,
हमें अपने देश के लिए जब कुछ करने का मौका मिलता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी रूप में करें, हम अपने देश के काम आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो इंसान होते हैं वो भारतीय सेना में सेना के रूप में यानी एक जवान के रूप में, सैनिक के रूप में भर्ती होकर अपनी देश सेवा को समर्पित करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका सपना देखते हैं। इसके लिए कुछ मुश्किलें भी आती हैं, जैसे भारतीय सेना में जाने के लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लिखित और मौखिक तथा शारीरिक, ये दोनों परीक्षाएं भारतीय सेना के लिए ली जाती हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए यानी तीनों सेनाओं में जाने के लिए आपको अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ आपको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ये लोग भारतीय सेना में जो लोग भी जाते हैं उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग पास करनी पड़ती हैं और ये ट्रेनिंग बिल्कुल आम नहीं होती। इसमें लोगों के पसीने छूट जाते हैं, हिम्मतें टूट जाती हैं, और जो इस ट्रेनिंग से गुजरता है, इसको पास करता है, वही भारतीय सेना में जाने लायक माना जाता है। अब इसकी बात करते हैं। वायु सैनिकों को लड़ाकू विमानों को उड़ाने, विमानों से गोला बारूद, मिसाइल आदि छोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नौ सैनिकों को युद्धपोतों को चलाने, जल सीमा की चौकसी करने, पनडुब्बी चलाने तथा दुश्मनों पर हमला करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को अनुशासन का पूरा पालन करना पड़ता है। भारतीय थल सेना आर्मी देश की सीमाओं की निगरानी और रक्षा का कार्य करती है। थल सेना के पास युद्ध टैंक, मशीन गन, असॉल्ट राइफल, मोटार, तोप आदि सभी किस्म के आधुनिक हथियार होते हैं। ब्रह्मोस, नाग, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि 3, अग्नि 5 जैसे अचूक मिसाइलों से लैस हमारी सेना दुश्मनों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम है। तो अब यहाँ पे थल सेना के पास जो जो आधुनिक हथियार मौजूद है उनके बारे में बताया जाता है कि हमारे पास जो बहुत से विध्वंसक मशीन गन है, असॉल्ट राइफल है, मोटार है, तोप है, जो युद्ध में काम आते हैं, ये सारे बहुत ही अच्छी हथियार हमारी सेनाओं के पास उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से हम युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अचूक मिसाइलें भी हैं। अचूक यानी जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, जैसे ब्रह्मोस, नाग, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी 3, पृथ्वी 5 इत्यादि। इसके अलावा वायुसेना का कार्य देश की वायु सीमा की रक्षा करना है। युद्ध छेड़ने पर यह थल सेना की सहायता करती है। हमारी वायुसेना के पास अत्याधुनिक रडार और फाइटर प्लेन है। MiG-21, MiG-27, MiG-29, तेजस, राफेल, सुखोई, सुपर हरक्यूलिस, बोइंग C-17, जगुआर, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से लैस हमारी वायुसेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद हमारी भारतीय वायुसेना के पास जो आधुनिक हथियार मौजूद है उनके बारे में बताया गया है कि ये सारे जो विमान हैं ये बिल्कुल सारी सुविधाओं से लैस लड़ाकू विमान है, जो दुश्मनों पर सीधा निशाना साधते हैं और उन्हें देखते देखते पलक मूंदते ही खत्म कर देते हैं। आगे लिखा है कि भारत की नौसेना भी काफी उन्नत है। इसका काम भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना है। भारतीय नौसेना में कई आधुनिक पनडुब्बियां एवं युद्धपोत हैं। NS निर्भीक, INS गोदावरी, INS विक्रांत जैसे पोतों एवं परमाणु पनडुब्बियों से लैस नौसेना देश के शत्रुओं पर पैनी नजर रखती है। तो मैंने कहा ना कि दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है, क्या जमीन, क्या आसमान और क्या समुद्र। इन तीनों जगहों से हमारी निगरानी के लिए भारतीय सीमा के पास अचूक हथियार है। वैसे ही हमारी जो नौसेना है उनके पास भी बहुत सारे आधुनिक पनडुब्बियां हैं जो समुद्र में हमेशा तैनात रहती हैं और हर हलचल पर ध्यान रखती हैं, ताकि हम भारतीय अपने देश में सुरक्षित रह सकें और दुश्मनों का खात्मा उसी दौरान किया जा सके। यहाँ पर बहुत सारे पनडुब्बियों के नाम भी दिए हुए हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। इसके आगे भारतीय सेना समय समय पर युद्धाभ्यास करती है। ये अभ्यास कभी कभी दूसरों देशों की सेनाओं के साथ मिलकर भी किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान भारतीय सेना के तीनों अंग अपनी अपनी सैन्य क्षमता की झांकी प्रस्तुत करते हैं।
बैंड की धुन बजाते और तरह तरह के करतब दिखाते जवानों को देखकर भारत के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भारतीय सेना अत्यंत विषम परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम है। सियाचिन की दुर्गम चोटी हो या कारगिल, रेगिस्तान हो या समुद्र, जंगल हो या दलदल, हमारी भारतीय सेना हर जगह मुस्तैद रहती है। वह जान पर खेलकर आतंकवादियों का सफाया करती है। तो अब हमें गणतंत्र दिवस के दौरान जो परेड होती है उसकी बातें बताई जाती हैं कि कैसे बहुत सारी झांकियां निकलती हैं और हर झांकियों में हमारे सेना के अचूक करतब शामिल होते हैं। इस बार 15 अगस्त की झांकियों पर ध्यान देना, आपको बहुत सारी ऐसी झांकियां दिखेंगी जिसमें हमारे भारतीय सेना का गर्व, उनका अभिमान झलकता है और वो तरह तरह के कर्तव्य करते राजपथ पर बड़ी ही आसानी से आते हैं। अंतिम पैराग्राफ। भारत सरकार युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता दिखाने वाले सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करती है। अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र तथा सैन्य मेडल से सम्मानित कर वीर सैनिकों का मान बढ़ाया जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी सेना और अपने वीर सैनिकों पर गर्व करता है। तो लास्ट पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारी भारतीय सेना जो इतनी दुर्गम परिस्थितियों में हमारी रक्षा करती है, दुश्मनों का सफाया करती है और इस दौरान बहुत सारे सैनिक, हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद होते हैं, अमर हो जाते हैं। तो सरकार उनके लिए विभिन्न प्रकार के गोल्ड मेडल और उनके सम्मान में बहुत सारे चक्र उन्हें देती है। और मैंने आपको बताया ना कि परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च रत्न माना जाता है और ये उन्हीं को मिलता है जो किसी वीरता के दौरान प्रदर्शन करते हुए शहीद होते हैं। और हमारी भारतीय सेना में ऐसे बहुत से वीर जवान हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च रत्न यानी परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो अब आपको हमारी भारतीय सेना के प्रति बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे हम सभी अपने अपने घरों में निश्चिंत रहते हैं। हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं होती, किसी भी तरह का डर नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई बहुत दूर सरहद पर हमारी रखवाली कर रहा है और हम पर कोई भी दूसरा देश इतनी आसानी से आंख नहीं उठा सकता। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसे सेना बॉर्डर पर निभाती है, हमें अपना कर्तव्य अपने देश में निभाना चाहिए। नागरिक होने का कर्तव्य निभाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सेना में हो तभी नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर नागरिक होने का कर्तव्य निभाया जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ना, बाकी जो सड़कें होती हैं उन पर कचरा नहीं फेंकना। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनका पालन कर हम एक सफल नागरिक बन सकते हैं। और रही बात हमारी सेना की, तो सेना में जाना और भारत के लिए, अपने देश के लिए काम करना, कार्य करना, ये बहुत वीरता की बात होती है। और सेना में जो जवान जाते हैं डेफिनेटली वो बहुत ही वीर और बहादुर होते हैं। तो हमें हमेशा अपनी सेना की इज्जत करनी चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा आज का पाठ है वो यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन सारे शब्दार्थों को आपको याद करना होगा ताकि आप इस पाठ को बिल्कुल आसानी से समझ सकें। और क्लास के दौरान हम इससे रिलेटेड जो सारे शब्दार्थ हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।